हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? हमारा चैप्टर 9 प्रकाश चल रहा था और प्रकाश का जो चैप्टर है वो नेत्र दोषों के साथ ही समाप्त हो गया। ठीक है ना। नेत्र दोष पढ़े थे पिछले वीडियो में आप लोगों ने, और नेत्र दोष 4 पढ़े थे। कौन से? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। ठीक है ना। अच्छा, एक दोष और है जिसकी चर्चा मैंने आपको बीच में कर दी थी, उसको और मैं बता देता हूँ। चैप्टर ख़त्म है नहीं तो, और फिर हम इसके जो एक्सरसाइज में प्रश्न दे रखे हैं उनको चेक करते हैं। ठीक है ना। एक और है बच्चों, उसको बोलते हैं हम मोतियाबिंद। तो देखो, इसको 5वें नंबर का दोष डाल सकते हैं हम, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो रोग होता है बच्चों, ये क्या है, बुजुर्गों के ज़्यादा होता है। बुजुर्गों के ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि बुजुर्ग वृद्धावस्था जब आ जाती है ना, उम्र जब बढ़ती है, तो आपने देखा होगा कि बुजुर्गों की आंखों से रेगुलर पानी सा आता रहता है। तो जो नेत्रोद आँख के अंदर भरा होता है, जिसको जलीय द्रव बोला था ना आपने, वो जो भरा होता है स्टूडेंट्स, वो निकल जाता है आंसुओं के जरिए। वो जब निकल जाता है तो उम्र बढ़ती है तभी तो निकलता है, जिससे क्या होता है, जो नेत्र लेंस होता है उसका लचीलापन घटता है, और नेत्र लेंस का लचीलापन घटता है तो उसकी समंजन क्षमता भी घटती है, पक्षमावी पेशियों की क्षमता भी घटती है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो जो लेंस होता है बच्चों, वो पक्षमावी पेशियाँ उसको घुमा नहीं सकती, वो चलता नहीं है इधर उधर लेंस। अब लेंस जब चलेगा नहीं तो वो एक जगह स्थिर हो जाएगा, और स्थिर हो जाता है तो फिर धीरे 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 उस लेंस के ऊपर कचरा जमा हो जाता है। ठीक है ना। अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। अब अपशिष्ट पदार्थ जब जमा हो जाते हैं लेंस के ऊपर, तो प्रकाश का अपवर्तन तो इसी लेंस से होना है। ठीक है ना भाई। देखो, ये नेत्र लेंस हो गया, यही तो था नेत्र लेंस, इस तरह से। अब इस लेंस के यहाँ पर जो मसल्स हैं, यहाँ पर जो मसल्स हैं, यहाँ पर वो नेत्र द्रव भरा हुआ था, ये तो सब का सब द्रव तो निकल गया। अब ये जो नेत्र लेंस है ये कैसा हो गया? सख्त हो गया, थोड़ा सा कठोर हो गया, इसका लचीलापन कम हो गया। लचीलापन कम हो गया तो अब ये नेत्र लेंस इधर उधर नहीं चलेगा, घूमेगा नहीं, पक्षमावी पेशियाँ भी सख्त हो गई, तो इन सब के कारण इसकी समंजन क्षमता घट गई। अब जब ये घूमेगा नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों कि इस लेंस के ऊपर यहाँ पर कुछ अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं तो यहाँ पर आपके ये क्या था, तारा या पुतली, और यहाँ पर क्या था, कॉर्निया। अब इस तारा या पुतली के अंदर से जो प्रकाश आएगा वो प्रकाश इस पर पड़ेगा। अब लेंस पर पड़ेगा तभी तो इसका अपवर्तन होकर कहाँ आएगा, रेटिना पर आएगा ना, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा और तभी आपको दिखाई देगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर कचरा जमा हो गया। कचरा जमा होने के कारण जो प्रकाश की किरणें थी वो इससे क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, यानी कि वापस लौट जाती हैं। परावर्तन हो जाता है उनका, अपवर्तन नहीं होता। अब जब परावर्तन हो गया, वापस लौट गई, तो ये रेटिना पर थोड़ी पड़ी हैं। कोई 100-200 किरणों में से 2-4 किरण रेटिना पर पड़ जाए तो बाई चांस वस्तु का प्रतिबिंब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि मुझे आपका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, मुझे ये सीधे सीधे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, वो किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाते हुए। ठीक है ना, ये समस्याएं आती है ना बुजुर्ग लोगों को वृद्धावस्था में। तो इस स्थिति को बोलते हैं बच्चों क्या, हम मोतियाबिंद। अब इस मोतियाबिंद में क्या होता, क्या करेंगे हम? पहले तो क्या करते थे डॉक्टर, इसका इलाज करने के लिए जो नेत्र लेंस होता था, इस नेत्र लेंस को निकाल देते, और नेत्र लेंस को निकालकर आदमी को यहाँ पर कॉर्निया के आगे मोटा काला चश्मा पहनने को देते थे। मोटा काला चश्मा ये पहना देते थे पहले डॉक्टर, जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे। आंखों का कैंप लगता था। आप अपने दादाजी वगैरह की आंखों को बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि पहले मोटा मोटा सा चश्मा मिलता था। अब क्या करते हैं वर्तमान समय में, अब नई विज्ञान की तरक्की हुई है, तो नई तकनीक आई है। अब क्या करते हैं बच्चों, एक लेंस होता है IOL, जिसको कॉन्टैक्ट लेंस भी बोलते हैं, और इसका पूरा नाम होता है इंट्रा
ऑक्यूलर लेंस, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इस लेंस का यूज करते हैं, इस लेंस को लगा देते हैं। इससे क्या है, व्यक्ति को ना तो चश्मा लगाना पड़ता है, ना ही उसकी आंख में चीरा लगाना पड़ता है। पहले तो ऑपरेशन करना पड़ता था, ऑपरेशन से चीरा लगाते थे आंख में, तब लेंस को बाहर निकालते थे। अब ना तो आपको ऑपरेशन कराना है, ना चीरा लगाना है, सीधा डायरेक्ट क्या डल जाता है, लेंस डल जाता है। बस उसके बाद कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं और दादाजी को खूब दिखाई देने लग जाएगा। समझ में आ गई? तो देखते हैं इसको, मोतियाबिंद को, ठीक है ना। चलो मोतियाबिंद के बारे में चेक करते हैं। तो देखो, व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की पारदर्शिता कम हो जाती है, कई बार समाप्त भी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। नेत्र लेंस की पारदर्शिता कैसी है गई, कम होने लगती है और उसका लचीलापन भी घटने लगता है और इसका लचीलापन भी, कारण मैंने अवाल बताया ही है आपको, लचीलापन भी घटने लगता है। अब लचीलापन जब घट जाएगा बच्चों तो नेत्र की समंजन क्षमता भी घट जाएगी, अर्थात नेत्र लेंस की समंजन क्षमता समाप्त होने लगती है। समाप्त होने लगती है और लेंस प्रकाश का परावर्तन करने लग जाता है। लेंस से प्रकाश को क्या है, परावर्तन। अब परावर्तन है तो बताओ भाई, दिखाई देखो, जिससे व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को ही क्या बोलोगे बताओ, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कहते हैं। क्लियर? अब इसका इलाज कर दो, ठीक है ना। इस दोष को दूर करने के लिए पूर्व में मोतियाबिंद के साथ नेत्र लेंस को हटाकर व्यक्ति को मोटा काला चश्मा पहना दिया जाता था। मोटा काला चश्मा पहना दिया जाता
था। ठीक है ना, ये तो कौन सी बात है गई, पहली। लेकिन वर्तमान में परंतु वर्तमान में मोतिया युक्त नेत्र लेंस को हटाकर एक नया मोतियायुक्त लेंस को हटा दिया है और अब क्या कर दिया है, एक नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है ना, लेंस को नाम बता रहा हूं मैं अभी आपको। ठीक है ना, क्या था, इस लेंस को क्या बोलोगे, IOL, हिंदी में लिख रहा हूं, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। ये हो गया भैया मोतियाबिंद, और इस मोतियाबिंद के साथ साथ ही आपका चैप्टर समाप्त। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से लिखो, टाइम नहीं वेस्ट करना है, और तुरंत प्रभाव से बुक क्वेश्चन चालू करते हैं। चलो साहब, प्रश्न चेक करते हैं। बृहद दृष्टि क्षेत्र कौन से दर्पण में दिखता है? देखो पहला प्रश्न, बृहद दृष्टि क्षेत्र किस लेंस में दिखता है या किस दर्पण में दिखता है? बताओ कौन से दर्पण में दिखता है, किस दर्पण में दिखता है? अरे बृहद दृष्टि क्षेत्र को मतलब समझ रहे हैं ना, बृहद का मतलब बड़ा दृष्टि क्षेत्र कौन से दर्पण का होता है। तो ध्यान करो, बृहद दृष्टि क्षेत्र को देखने के लिए जो ड्राइवर होते हैं वो वाहनों की साइड में जो दर्पण लगाते हैं, छोटा सा दर्पण लगा होता है, पूरा रोड दिखता है पीछे वाला, तो बृहद दृष्टि क्षेत्र हो गया ना। तो कौन सा दर्पण यूज़ करें, उत्तल दर्पण। साइड में जो ड्राइवर लगा में वो शीशा कौन सा है, उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है बताओ? प्रकाश का सर्वाधिक वेग, सबसे अधिक वेग किसके अंदर होता है? सबसे अधिक वेग होता है बच्चों निर्वात में। कहां पर होगा? निर्वात में। ठीक है ना, और वायु में प्रकाश की चाल कितने है, मैं लिख रहा हूं यहीं, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड चलता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखियो यार। अगला देखो, किस प्रभाव के कारण टंकी के पैंदे पर रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है? टंकी के पैंदे में रखा सिक्का अपवर्तन के कारण ऊपर उठा दिखाई देता है, ऊपर उठा दिखाई देता है।
ठीक है भाई, यह चीज़ें थोड़ा सा ने गौर करो। देखो टंकी कह लो, परात कह दो, बाल्टी कह दो, कुछ भी कह दो। जैसे ये एक आपने बर्तन ले लिया, इस बर्तन के अंदर आपने यहाँ पर सिक्का रख दिया। अब ये सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है। क्यों दिखता है और ये कब दिखाई देगा, यह बात है। और मेरी ये ध्यान से सुन लो बेटा, ये सिक्का आपको तभी ऊपर उठा दिखाई देगा जब आप इसको तिरछा देखोगे। और अगर आपने अपनी आंख इस जगह पे लगा के देखा ना तो ये बिल्कुल पैने में दिखाई देगा। लेकिन आप अगर यहाँ से देख रहे हो तो ऊपर उठा दिखाई देगा। अपवर्तन की घटना तभी होती है जब आप तिरछा देखते हो। तो देखो सिक्के से प्रकाश की किरणें चलेंगी, चलेंगी कि नहीं चलेंगी, और इस तरह से इनका अपवर्तन हो रहा है। और यहाँ पर आप इसको देख रहे हो और ये अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा दिखाई दे रहा है इस जगह पर। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, घटना घटित क्या हो रही है, किरण कितने चलेंगी, सिक्काते जाएंगी कहाँ पे, आंख में। तीर के चिन्ह को ध्यान रखना हमने। तो ऐसा क्यों हो, तो देखो यहाँ पर का पानी, ऊपर का है हवा। ये तो माध्यम नंबर 1 माध्यम नंबर 1 और ये माध्यम नंबर 2। अब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। अब देखो पानी सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है क्या ना है, बताओ भाई। हवा की बजाय पानी सघन माध्यम है क्या ना है, सघन माध्यम है। अब ध्यान दो मेरी बात पे, बहुत जोर दे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ को जाए, विरल माध्यम को, तो वह क्या होती है, वह अविलंब से दूर हटती है। अविलंब से दूर हटती है। तो देखो बेटा, यहाँ अगर इसको पृथक्कारी सतह मान लें भाई, पानी की जस्ट ऊपर की जो सतह है, बिल्कुल यहाँ तक पानी भर रहा है ना, तो यह पानी की जो परत है या कि जस्ट ऊपर तो हवा है या कि जस्ट नीचे का है पानी है। तो यह पृथक्कारी सतह मान लें अगर हम, तो यह पृथक्कारी सतह पर यहाँ अविलंब बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बताओ। बनेंगे ना अविलंब। और ये अविलंब जब बनेंगे तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट के जा रही है कि ना जा रही, दूर हट रही है ना। यही कमारित कह रहा हूँ मैं, तिरछो देखेंगे तो दिखेगा उठे हुए हो, और सीधो देखेंगे तो नहीं दिखेगा। समझ में आ रही बात। और एक चीज़ और ध्यान दिवा दूँ तुम्हारे कांच की आयताकार पट्टिका से हमने प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाया था ना। आयताकार पट्टिका ली थी ऐसी, और इसमें प्रकाश की किरण तिरछी डाली थी मैंने, और तब उसका अपवर्तन होकर इस तरह से गई थी। और यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि ये प्रकाश की किरण सीधी आ रही है, तो इसका अपवर्तन नहीं होगा, ये सीधी निकल जाएगी। तो अगर तुमने ये सिक्का या जगह पर देखो तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी, ये इस जगह पे दिखाई देगा। और अगर आपने इसको यहाँ से देखा, क्योंकि प्रकाश की किरणें मुड़ गई ना, मुड़ के इधर चली गई ना, तो यहाँ से देखो, अब ये आपको कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, इस जगह से आती हुई प्रतीत होंगी। तो सिक्का आपको इस जगह पे दिखाई देगा। समझ में आ गई बात, यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। यही कारण है, तो यही किसका कारण है, पेंसिल के मुड़ा हुआ दिखाई देने का। समझ गए। यही कारण क्या है, सूर्य का वास्तविक सूर्य उदय से 2 मिनट पूर्व देखने का, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देने का। और यही कारण किसका है, तारों का रात्रि में टिमटिमाने का। और यही कारण किसका है, आग के ऊपर से जब आप वस्तुओं को देखते हो तो वो झिलमिलाती हुई नजर आती हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। क्योंकि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो अवलंब से दूर हट जाएंगी, और विरल माध्यम से सघन में जाएंगी तो अवलंब की ओर झुक जाएंगी। तो आपको जो वास्तविक स्थिति है वो दिखाई नहीं देगी, आभासी स्थिति दिखाई देगी। तो टंकी के पैने में जो रखा सिक्का है वो किसके कारण ऊपर उठा दिखाई दे रहा है, अपवर्तन की घटना हुई है कि ना हुई, यहाँ अपवर्तन के कारण। ठीक है ना। ये उस टाइम पर शायद हो सकता है मैंने बताया नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला प्रश्न चेक कर लेते हैं। अगला प्रश्न बच्चों,
देखो यदि एक दर्पण की फोकस दूरी +7 सेंटीमीटर है तो यह दर्पण कौन सा होगा? यदि दर्पण की फोकस दूरी, कितना अच्छा क्वेश्चन है, +7 सेंटीमीटर है तो दर्पण होगा, दर्पण है कौन सा है बताओ। अब ध्यान करो कौन से दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होए और कौन से दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होए। तो फोकस दूरी धनात्मक कौन से की है? उत्तल दर्पण की, ठीक है ना। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी है? ऋणात्मक। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पर ये दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है ना। अगला चेक करो, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? एक समतल दर्पण की फोकस दूरी, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी निश्चित नहीं होती। कैसी होती है? अनंत होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी हो सकती है? अनंत हो सकती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न लिखो, उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताओ भाई। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसे बनेगा? दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, उत्तल दर्पण से ये वाले प्रतिबिंब, यहां पे वस्तुएं रखेंगे, वस्तुएं बाईं ओर रखेंगे, ठीक है ना। और प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? सीधे और आभासी। आगे से समझ में, प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? सीधे और आभासी। और आभासी। और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बने बेटा? उल्टे और वास्तविक। अवतल दर्पण से कैसे बनेंगे? उल्टे और वास्तविक। अगला चेक करो, एक लेंस की क्षमता +2 डायप्टर है। लेंस की क्षमता कितनी है? +2D। तो फोकस दूरी ज्ञात करो। तो देखो सूत्र पता है, P = 1/f, पता है ना। तो P को मान तो कितने का है? +2D। अब यहाँ पे F निकाल लो, F = 1/P आ जाएगा। क्या जाओ? 1/2 बराबर कितने? 0.5 मीटर। कितना उत्तर आ जाएगा? 0.5 मीटर फोकस दूरी, ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बताओ? क्वेश्चन नंबर 8। दूर दृष्टि दोष में भाई देखो, ये यहाँ में चक्कर नहीं पड़ जाए। दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु साफ दिखेगी? दूर की। तो मैं छोटे छोटे इस बिन में लिख रहा हूँ, दूर की वस्तु साफ, और पास की साफ नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। और निकट आ जाए तो निकट की पास, निकट की वस्तु पास साफ दिखेगी, और दूर की नहीं। और जरा आ जाए तो ना निकट की ना दूर की, कोई सी ना दिखे। और दृष्टि विषम आ जाए तो, दृष्टि विषम में क्या है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में आप अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हो, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हो ना। हाँ तो भाई आगे चेक करें। अब देखो, एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण
पर प्रकाश की किरण 30 डिग्री पर आपतित हो रही है। कोई समतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन, ये एक समतल दर्पण है, ठीक है ना, और इस समतल दर्पण पर ये प्रकाश की किरण 30 डिग्री पर आपतित हो रही है। ये अवलंब बन जाएगा या को, और ये किरण कोण 30 डिग्री को, तो यह लिख दूं मैं आपतन कोण। कोण आई को मान दे रहा है को 30 डिग्री, और ये पूछ रहा है कि परावर्तन कोण का मान बताओ, परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो बताओ कितने कोण चाहिए। अरे जितने डिग्री पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है उतने डिग्री पर वो क्या होती है, परावर्तित होती है। तो परावर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो उत्तर का लेगो परावर्तन के नियम से, उत्तर का आ जाएगा परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर। यदि कोण आई बराबर 30 डिग्री है तो कोण आर बराबर भी 30 डिग्री होगा, अर्थात प्रकाश की किरण 30 डिग्री पर परावर्तित होगी। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी प्रश्न आ जाए ऐसे कोण को तो आप बा को जवाब निकाल सकें। ठीक है ना, तो फटाफट से देखो चेक करके इन्हें। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमने आपको बच्चों करा दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन और देख लेते, चेक कर लेते। जैसे देखो, अगर कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है, अगला नंबर देखो, यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, तो वो बताओ, तो वह हमें खाली जगह रंग की दिखाई देती है। कैसे रंग की दिखेगी बताओ? जो सारे के सारे रंगों का अवशोषण कर जाएगी, किसी भी रंग का परावर्तन नहीं कर रही है, तो कैसी दिखेगी? काली। कैसी दिखाई देगी? काली। और अगर कोई वस्तु आपको रंगीन दिखाई दे रही है ना, तो वो 7 रंगों की जो किरणें आती हैं वो सभी 7 रंगों में से केवल उसी रंग को परावर्तित करती है जिस रंग की वो वस्तु आपको दिखाई दे रही है। अगर जब मेरी शर्ट लाल है तो ये लाल तभी दिखाई देगी जब ये सभी रंगों का अवशोषण कर लेगी और केवल लाल रंग की किरण को परावर्तित करेगी। ठीक है ना। अब देखो, आपको कुछ न्यूमेरिकल करने होंगे इस चैप्टर के अंदर, तो आपको ध्यान रखने चाहिए क्या सूत्र वगैरह। दर्पण सूत्र क्या था? 1/b + 1/u बराबर 1/f। और लेंस सूत्र क्या था? किसका अंतर था? बस चिन्ह का। ये ध्यान रखना है आपको। आवर्धन में दर्पण का आवर्धन अगर निकालना हो तो बताओ क्या लगाओगे? m बराबर h' बराबर b - u, ये वाला सूत्र यूज करोगे, माइनस का चिन्ह लगाना है। और अगर आवर्धन निकालना हो कौन को? लेंस को, तो क्या करेंगे? m बराबर h' बराबर b/u। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये सूत्र बेटा, और कार्तीय चिन्ह परपाटी से आपको ध्यान रखना है कि भाई देखो, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी होती है, तो बिंब दूरी चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, कुछ भी हो, हमेशा बिंब दूरी को आप माइनस में रखोगे हमेशा। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, और दर्पण की भी ऋणात्मक। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फोकस दूरी की।
ठीक है ना। तो एक कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों, और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, चलो एक वीडियो और बना देंगे आपके लिए, उसमें इन सारे प्रश्नों को मैं हल कर दूंगा, ठीक है ना। और 9वां पाठ आपका बस एक वीडियो की बात है, उसमें समाप्त हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो बच्चों कमेंट्स जरूर करे करो और लाइक भी किया करो। ओके, गुड बाय।